नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष यूट्यूब चैनल की मैराथन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे विश्व भूगोल के अंतर्गत महाद्वीपों की। तो आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को लेके कि अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में हमारे एग्जाम्स में, चाहे वो विश्व भूगोल के संबंध में कोई भी एग्जाम हो, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे अफ्रीका को लेके कि अफ्रीका के संदर्भ में हम लोगों से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप को लेके जिन प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं, उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे अफ्रीका की विशेषता को लेके। विश्व में सबसे ज्यादा विशेषताओं वाला जो महाद्वीप है वह है अफ्रीका महाद्वीप। तो विशेषताओं की बात करेंगे, साथ ही हम जो बात करेंगे वह इसकी स्थिति को लेके भी हमारे कई प्रश्न बनते हैं, उनके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। फिर बात करेंगे यहां की प्रमुख भौगोलिक संरचनाओं की। भौगोलिक संरचनाओं के अंतर्गत कौन कौन से यहां पर्वत है, कौन कौन से यहां पठार है, कौन सी नदियां हैं, कौन सी झीलें, उन सभी की हम बात करेंगे। और अफ्रीका को लेके जो है प्रश्न कई पूछे जाते हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो पीटीआई 2018 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो है विश्व भूगोल के संदर्भ में कुल जो प्रश्न 6 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से 5 प्रश्न जो हमारे 3 वीडियो जो है उसके अंतर्गत पूछे गए थे। मैं उनकी चर्चा भी करूंगा कि ऐसे प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। पिछले जो 3 वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए, पहले मैं उन प्रश्नों की बात कर रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न जो पिछले 3 वीडियो में से आए। जैसे एक प्रश्न हाल ही आज की जो परीक्षा में पूछा गया था, वह पूछा गया था मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त स्थित है। इसमें आपको बताना था कि कौन से महासागर में स्थित है। उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे, एक दिया था आर्कटिक महासागर, एक अंटार्कटिक महासागर, एक प्रशांत महासागर और एक अंध महासागर। और आपको यह बताना था कि यह मेरियाना ट्रेंच कहां पर स्थित है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था जो हमारे कल की ही वीडियो का था कि निम्न में से किस देश की सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। ब्राजील से नहीं लगती है। किस देश की सीमा ब्राजील से नहीं लगती है, इसका भी प्रश्न हमें पूछा गया था। तो हम उसकी बात करते हैं कि ब्राजील की सीमा के संदर्भ में जो है हम 2 ही देश हैं, एक तो इक्वेडोर और दूसरा है चिली। इन दोनों देशों की सीमा ब्राजील से नहीं थी और ऑप्शन में था इक्वेडोर। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था जो कल के वीडियो में था, वो था ओजोन दिवस का। कल के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी ओजोन दिवस के बारे में। यद्यपि हमने उससे पहले भी ओजोन को लेके एक चर्चा की थी, अंटार्कटिका महाद्वीप को लेके कि सबसे पहले ओजोन क्षरण का जो है पहली बार जो है पता चला था 1985 में, वह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पे चला था। और उसी में ओजोन दिवस का भी हम लोगों ने चर्चा की थी। यह 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। क्यों कि 16 सितंबर 1987 को जो है कनाडा के एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था, जिसको हम ओजोन सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और एक प्रश्न जो और पूछा गया वह था आपका, निम्न में से कौन सी गर्म पवन नहीं है। गर्म पवन नहीं है, इस तरह से पूछा गया था। और उसमें जो ऑप्शन दिया गया था, उसमें एक ऑप्शन था बोरा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी ठंडी पवनों के संदर्भ में कि बोरा जो इटली में चलने वाली एक ठंडी पवन है। और एक और प्रश्न जो पूछा गया वह पूछा गया गरजता चालीसा है। गरजता चालीसा के संदर्भ में भी हमने पढ़ा था कि यह पछुआ पवनें होती है। पछुआ पवन जो कि 40 डिग्री अक्षांशों पर चलती है। तो ये कुल 5 प्रश्न जो हम लोगों से पूछे गए थे। कुल 6 प्रश्न विश्व ज्योग्राफी में से पूछे गए थे, उसमें से 5 प्रश्न हूबहू जो है इन ऑनलाइन क्लासों से आए। और एक प्रश्न पूछा गया था रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी का पूछने का जो सबसे बड़ा कारण था वह था इसका कारण कि 2018 में जो है यूनेस्को द्वारा रीगा
को जो है विश्व धरोहर में शामिल करने की सिफारिश की गई 2017 के अंतर्गत रीगा को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और रीगा जो है वह है लाटविया जो है यूरोपियन देश है उसकी राजधानी है। और लाटविया और एस्टोनिया के जो है मध्य एक गल्फ खाड़ी है, उस खाड़ी को कहते हैं रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। और यह प्रश्न वहां से पूछा गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर। ये करंट का इसलिए क्योंकि अमेरिका और जो है इजराइल, उन दोनों देशों ने यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया है, तो कहीं न कहीं यूनेस्को को लेकर भी प्रश्न पूछे गए। तो आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न हमें वापस रिपीट किए जा सकते हैं या इनके संदर्भ संबंधित और भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो करंट को लेकर हमारा ज्यादा रहता है, तो इसलिए हम साथ साथ करंट के उन सभी टॉपिकों की बात करेंगे जो हमें 16 सितंबर पूछने का कारण है कि अभी हाल ही में 16 सितंबर को ही जो है ओजोन दिवस मनाया गया, तो यह भी हमारा एक करंट का प्रश्न था। तो अब बात करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप को लेके कि अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं अफ्रीका को लेके, तो अफ्रीका के संदर्भ में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा जाता है या जिसकी हम बात करते हैं, तो वह बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है अफ्रीका महाद्वीप। उससे पहले की बात करें तो हमारा आता है एशिया महाद्वीप। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह यह आधुनिक मानव जिसको कहा गया होमो सेपियंस, की जन्म स्थली। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में पहले पूछा जा चुका है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहां हुई थी, उसका संबंध किस महाद्वीप से था, तो अफ्रीका महाद्वीप से था कि आधुनिक मानव की जो है उत्पत्ति वह अफ्रीका महाद्वीप में हुई है। तीसरी जो इसकी विशेषता है हम उसकी बात करेंगे कि यह विश्व का प्राचीनतम भूखंड माना जाता है। विश्व का प्राचीनतम भूखंड है जिसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। यह भी प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि विश्व का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप जो गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसके साथ इसकी एक और विशेषता है कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्ध का मतलब है यदि भूमध्य रेखा के आधार पर हम देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और हम बात करें देशांतर के आधार पर ग्रीनविच के आधार पर हम बात करें तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, तो यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां से सभी मुख्य रेखाएं, जैसे 0 डिग्री देशांतर की बात करेंगे, कर्क रेखा की बात करेंगे, मक्का रेखा और भूमध्य रेखा की बात करें, सभी रेखाएं गुजरती है। और यह चारों गोलार्धों में स्थित एकमात्र महाद्वीप है, जिसकी भी मैं आपको चर्चा करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करें आगे की। यदि हम बात करें, यह हमारा पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी, जिसको भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है। मध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वही हम दूसरी बात करें जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, GST, ग्रीनविच रेखा।
ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जिसको हम जानते हैं, यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यह है पूर्वी गोलार्ध और यह है पश्चिमी गोलार्ध। अफ्रीका महाद्वीप की यदि हम स्थिति को देखें, देखिए अफ्रीका महाद्वीप इस तरीके से जो है फैला हुआ है। तो यह एक ऐसा जो है महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जो कि चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। तो कहीं हमारा यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से मुख्य रेखाएं, जिसको हम कहते हैं, रेखाओं की भी हम बात करें, यह है कर्क रेखा, कर्क रेखा, यह है मकर रेखा और यह है जो है ग्रीनविच रेखा। ये मुख्य रेखाएं जो है इस महाद्वीप से गुजरती है। तो कहीं हमारा यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, और उसमें यह लिख दे कि यहां से ये रेखाएं गुजरती है। तो इस तरह से भी हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और इसकी विशेषताओं की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसको अंध महाद्वीप कहने का जो तात्पर्य है, उसका जो कारण है वह है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साक्षरता। इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। जिसे हम कह सकते हैं भौतिकतावाद से दूर है। का अभाव, और भौतिकतावाद का अभाव होने के कारण यहाँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या जो है साक्षरता की दृष्टि से ज्यादा जो है विकास नहीं हो पाया, और ये पिछड़ा होने के कारण इसको अंध महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। तो इस तरह से हमें पूछा जा सकता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। साथ ही इसको एक और कहा जाता है, शब्द दिया जाता है, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप कहने का तात्पर्य इसकी जो है वह है महान रिफ्ट वैली, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली या महान भ्रंश घाटी। कई जगह ये लिखा हुआ है ग्रेट रिफ्ट वैली या महान भ्रंश घाटी। इसकी भी हम बाद में बात करेंगे कि महान भ्रंश घाटी क्या है और इससे जो है अफ्रीका में कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण हुआ है। तो कहीं न कहीं हमारा यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट रिफ्ट वैली या महान भ्रंश घाटी का संबंध किस महाद्वीप से है, और इसी के कारण इसको भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। और इसका जो कहने का कारण यह है कि इसमें धीरे धीरे जो है अपसारी गति के कारण जो है प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है और एक नए महाद्वीप को जन्म दिएगी, जिसकी हम चर्चा बाद में आगे जो है चित्र में करेंगे, इसके जो है मैप में करेंगे। तो इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, और यह एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। यदि हम बात ये करें तो यह उत्तर पूर्व, यह उत्तर पश्चिम, यह दक्षिण पश्चिम और यह दक्षिण पूर्व,
चारों गोलार्धों में ये स्थित होने के कारण इसका प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप चारों गोलार्धों से या कौन कौन सी मुख्य रेखाएं यहां से गुजरती है, तो इसके भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे को लेके कि इसकी स्थिति क्या है। यदि हम बात करें स्थिति को लेके, तो देखिए स्थिति की जब हम बात करते हैं तो यह जो हमारा महाद्वीप है यह अफ्रीका महाद्वीप है, यह अफ्रीका महाद्वीप और यह इसका एक द्वीपीय देश है। इसके यदि हम उत्तर में बात करें तो यह आपका यूरोप महाद्वीप मिलेगा और यहीं उत्तर पूर्व की बात करें तो यहां आपको यह एशिया महाद्वीप मिलेगा। और इन दोनों के मध्य जो दो सागर स्थित है जिसे हम कहते हैं एक भूमध्य सागर और दूसरा है वह है लाल सागर। और यह है अदन की खाड़ी। तो यहां से सबसे पहले हम स्थिति की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तर में है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। वहीं पूरब की बात करें तो हिंद महासागर, और पश्चिम में बात करें तो अटलांटिक महासागर। यह उत्तर, यह पूरब और यह पश्चिम, इस तरीके से यह जो है घिरा हुआ है। और यदि हम उत्तर और पूर्व की बात करें, उत्तर पूर्व की, तो आपको एशिया महाद्वीप मिलेगा, एशिया महाद्वीप। तो अफ्रीका की इस तरह से जो है इसकी स्थिति है। तो इसको लेके भी हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह और इसके उत्तर की ओर आए तो यूरोप, भूमध्य सागर के ऊपर हमें यूरोप मिलेगा। तो हमारा जो यहां से एक प्रश्न बनता है वह बनता है कि यह यूरोप से किससे अलग होता है और एशिया से किससे अलग होता है, तो हम उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए यूरोप का एक देश है स्पेन और अफ्रीका का देश है मोरक्को। उसके भी बाद हम मैप में करेंगे। स्पेन यह यूरोप का देश है और मोरक्को यह अफ्रीका का देश है। इन दोनों के मध्य एक जल संधि है और जल संधि के एक और भूमध्य सागर है और एक और जो है अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। और यह जो जल संधि है, इस जल संधि को कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि है वह यूरोप और जो है अफ्रीका को अलग करती है। यदि पर्टिकुलर देश पूछा जाए तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। यदि हम इस मैप में देखें तो यह है आपका स्पेन और यह है मोरक्को। स्पेन जो यूरोप का है और यह है मोरक्को। जहां से एक विदेशी यात्री भारत आया था जिसका नाम है इब्न बतूता। कई बार पूछा जाता है इब्न बतूता
कहाँ का निवासी था, वो मोरक्को का था, यानी अफ्रीकी जो है देश का था। और इन दोनों को जो अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। तो कहीं न कहीं हमारा यहां प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, या जिब्राल्टर संधि किन दो को जोड़ती है और किन दो को अलग करती है, या किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है, किन दो देशों के मध्य स्थित है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे एशिया को लेकर कि एशिया से यह कैसे अलग होता है। हम बात करेंगे अब एशिया को लेके कि एशिया के संदर्भ में क्या प्रश्न बनता है। तो एशिया के संदर्भ में हम यदि बात करें तो यह जो भाग है और यह जो भाग है, इन दोनों के बीच में दो सागर स्थित है। एक को कहा जाता है लाल सागर और दूसरा कहलाता है अदन की खाड़ी। और इन दोनों के मध्य एक जल संधि स्थित है और इस जल संधि को कहा जाता है बॉब अल मंडेव। बॉब मंडेव दो देशों के मध्य है। यह देश है यमन और यह देश है जिबूती। यह अफ्रीकी देश है और यह एशियाई देश है। तो हमारा यहां से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बॉब अल मंडेव जल संधि वो किन दो देशों के मध्य है, तो यमन और जिबूती के मध्य है। किन दो महाद्वीपों के मध्य है, तो एशिया और अफ्रीका के मध्य है। और किन दो को जोड़ती है, तो यह दो को जोड़ती है। एक को कहा जाता है लाल सागर, लाल सागर, और दूसरे को कहा जाता है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। तो इस तरह से इसकी स्थिति यदि हम उत्तर में जो देखें तो किस तरह से यह एशिया और यूरोप से अलग होता है, तो यह एक इसकी स्थिति है। अब हम इसके बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की, कि राजनीतिक दृष्टि से इसके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी राजनीतिक स्थिति को लेकर जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं उनके बारे में, और फिर हम बात करेंगे इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति को लेकर। यदि हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं, जिसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को एक मैप के माध्यम से दिख रहा है। अब इन 55 की बात करें तो इसमें से जो है 49 जो देश है वह मुख्य भूमि पर स्थित है, कि अफ्रीका की मुख्य भूमि पर जो है 49 देश हैं। और वहीं 6 देश की हम लोग बात करते हैं तो ये 6 देश द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय देश है। और इस तरह से अफ्रीका में कुल 55 देश है। तो यहां से जो हमारा प्रश्न बनता है कि विश्व में सर्वाधिक जो है देश किस महाद्वीप में है, तो विश्व में सर्वाधिक जो है देश अफ्रीका महाद्वीप में, सर्वाधिक वो है अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम उन देशों की बात करेंगे जिनके संदर्भ में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो देखिए पहले हम बात करेंगे इनके द्वीपीय देश कौन कौन से हैं। तो हम स्ट्रक्चर में एक एक द्वीपीय देश की बात करें तो यह जो देश है जो आपको द्वीप के अंतर्गत दिखाया गया है, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और इसको कहा जाता है मेडागास्कर। मेडागास्कर, या इसका स्ट्रक्चर हम दूसरा लेते हैं मैप, वहां ज्यादा अच्छा रहे। यह देखिए यह मैप, इसमें यह जो देख रहा है यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है जिसको कहा जाता है मेडागास्कर। जो कि हिंद महासागर में स्थित है और यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर है। दूसरा यही हम बात करेंगे तो एक छोटा देश मिलेगा जिसको कहते हैं सेशल्स। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश कहें या सबसे छोटा देश कहें तो वह है सेशल्स। तीसरा यहां पर आपको एक मिलेगा मॉरिशस। यह भी एक अफ्रीकी देश है और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत के बाद सबसे ज्यादा जो भारतीय निवास करते हैं वो अफ्रीका के मॉरिशस में निवास करते हैं, जो कि एक अफ्रीकी देश है। ये 3 देश हैं। इसके अलावा और 3 देश हैं। इसमें एक देश आपको यहां मिलता है जिसको बोलते हैं कैप वर्दे। यह भी एक द्वीपीय देश है। इसके बाद एक द्वीप आपको यहां पर मिलेगा जिसको साओ टोमे कहा जाता है। और एक द्वीपीय देश आपको यहां मिलेगा जिसको कहते हैं कोमोरोन। ये 6 ऐसे देश हैं जो द्वीपीय देश हैं और जो अफ्रीका के से सभी जो देश है वह अफ्रीका के मुख्य भूमि में स्थित है। उसमें 2 देश विशेष रूप से जो है पूछे जाते हैं, एक अल्जीरिया। यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वह है अल्जीरिया। और वहीं आपको यहां दूसरा देश मिलेगा जिसको कहते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो यह कुछ पॉलिटिकली जो देशों को लेकर संदर्भ में पूछा जाता है। एक प्रश्न जो हम लोगों से पूछा जाता है कि अफ्रीका के पूर्णतः स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं, तो यद्यपि स्थल अवरुद्ध देश काफी अफ्रीका में मिलेंगे, लेकिन इसमें से 2 ऐसे देश हैं जिसकी हम बात करेंगे जो आपको नीचे द्वीप दिख रहे हैं। एक का नाम है लेसोथो और दूसरा है स्विट्जरलैंड। इन 2 देशों की बात करेंगे और हम बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग किसे कहते हैं, तो उसको लेके इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों को लेके।
यह एक देश है जिसका नाम है लेशोथो, और दूसरा देश है यह जिसको कहा जाता है स्विट्जरलैंड। यह दो देश पूर्णतः दक्षिण अफ्रीका, यह है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से पूर्ण रूप से स्थल अवरुद्ध देश है। बाकी जितने भी देश है उनकी सीमा 2 या 2 से अधिक देशों के साथ लगती है, लेकिन यह ऐसे 2 देश हैं जिसमें से लेसोथो एक ऐसा देश है जिसकी सीमा केवल अफ्रीका के साथ लगती है, यानी अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से स्थल अवरुद्ध देश जो है वह है लेसोथो। तो यह भी हमारा एक प्रश्न बन सकता है कि केवल दक्षिण अफ्रीका से जो है स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो लेसोथो, जैसा भी आज के एग्जाम में ब्राजील को लेकर पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं एक जो पूछा जाता है जिसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है मुख्य रूप से 4 देश आते हैं। हम उनकी बात करते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है। तो यह है स्ट्रक्चर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब है यह एक सींग की आकृति का दिखता है, यानी अफ्रीका का सींग। कि अफ्रीका का सींग किसे कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो अफ्रीका का इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है, पूर्वी क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से 4 देश आते हैं। हम 4 देशों की बात करेंगे, कौन कौन से आते हैं। यह देश है, इसका नाम है इरिट्रिया। दूसरा जो देश आ रहा है यह है जिबूती। तीसरा जो देश आता है इसमें वो है सोमालिया। सोमालिया, और जो चौथा देश है यहां इथियोपिया। इन चारों देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो हमारा यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, यह अफ्रीका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यह पशुपालन क्षेत्र है पूरा। यहां का मुख्य जो है अर्थव्यवस्था का आधार वह है पशुपालन। तो उत्तर पूर्वी जो अफ्रीका है यहां मुख्य रूप से पशुपालन के लिए जाता है, और यहां पर जो एक जनजाति निवास करती है, या जिसको हम कहते हैं मुख्य रूप से जनजाति, तो यहां इस क्षेत्र में एक जनजाति की रहती है मासाई। उसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका की जनजातियों को लेकर, जब हम पढ़ेंगे तो उसके संदर्भ में। तो कहीं न कहीं हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है एक इसकी विशेष संरचना बनाता है, एक जो है सींग के आकार की बनाता है, और यहीं से हमारा एक जो है संरचना बनती है। यह एक प्रायद्वीप का निर्माण करता है, 1 2
जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसको कहा जाता है सोमाली प्रायद्वीप। सोमाली प्रायद्वीप, और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमाली प्रायद्वीप। और इसकी भी बात हम लोगों ने की थी, सोमाली धारा को लेकर पढ़ा था कि एक जो धर्म धारा चलती है सोमाली धारा, उसके संदर्भ में था। तो सोमाली प्रायद्वीप जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीप भी माना जाता है। सोमालिया का जो भाग है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर हमारे प्रश्न बनते हैं। वहीं कुछ प्रश्न बनते हैं यहां कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, जिसकी हम लोग बात करते हैं कि यहां से कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जब तीनों रेखाएं गुजरती है तो कहीं हमारा यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का कौन सा देश जो है कर्क रेखा पर स्थित है या नहीं है, या मकर रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो हम उस चीज को भी एक बार देखेंगे कि कौन कौन से देश यहां पर कौन कौन सी रेखा पर स्थित है, या कितने देश है, या कौन सा द्वीपीय देश है। तो उसके संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उनकी बात करेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह अफ्रीका है, और यदि हम यहां एक लाइन खींचे पूरी, पहले हम बात करेंगे कर्क रेखा को लेके कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है। यह है कर्क रेखा, जिसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है। कौन कौन से हैं, एक एक देश की हम बात करें तो सबसे पहला जो यह पार्ट्स है, यह पार्ट्स कहलाता है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा। सेकंड की बात करें तो सेकंड देश है ये जिसे कहा जाता है मॉरिटानिया। मॉरिटानिया। तीसरे देश की बात करें जिसको कहा जाता है माली। चौथे की बात करें नाइजर, और नाइजर के साथ साथ यह ऊपरी भाग से भी गुजरती है जिसको कहा जाता है अल्जीरिया।
इसके बाद यह गुजरती है लीबिया, और लास्ट में यह गुजरती है मिस्र से। मिस्र। तो कहीं हमारा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, तो पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। यह जो देश है, यह जो मुख्य रूप से कर्क रेखा पर स्थित है। सेकंड बात करेंगे भूमध्य रेखा पर कौन सा है, तो भूमध्य रेखा का हम अलग बनाएंगे। अब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भूमध्य रेखा की यदि हम बात करें, इस तरीके से गुजरती है। भूमध्य रेखा। सामान्यतः हम भूमध्य रेखा के संदर्भ में पढ़ते हैं कि यह कौन कौन से देश से गुजरती है। तो जो सबसे पहला देश है वह है गैबोन। सेकंड है कांगो। तीसरा देश है, चौथा है यह युगांडा। पांचवा देश है वह है केन्या। और जो छठा देश है वह है सोमालिया। इन देशों से यह गुजरती है। ये बीच में है कांगो गणराज्य। नाम देखें तो यह है गैबन, यह है कांगो, यह है कांगो गणराज्य, जिसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है। यह है युगांडा, यह है केन्या, और यह है सोमालिया। इस तरह से यदि मुख्य भूमि की बात करें तो यह 6 देशों से गुजरती है, लेकिन यह एक द्वीप से भी जिसका नाम है साओ टोमे।
जो एक द्वीपीय देश है। तो यदि द्वीपीय देश को जोड़ा जाए तो यह कुल 7 देशों से गुजरती है, और यदि हम द्वीपीय देश की बात नहीं करें तो यह मुख्य भूमि के 6 देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा। और इस तरह से यह अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है जो भूमध्य रेखा की बात करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि 4 देशों के नाम ले देंगे, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो ये प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे हम आगे के कि मकर रेखा कहां से गुजरती है। तो हम मकर रेखा की यदि हम बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मकर रेखा की यदि बात करें तो मकर रेखा जिन जिन से गुजरती है हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले यह पार्ट्स, यह है मोजाम्बिक। सेकंड दक्षिण अफ्रीका। बोत्सवाना और नामीबिया। यह टोटल 4 मुख्य भूमि के देश हैं, और 5वां देश है वह है एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर। यहां से यह मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा, जिसको कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां अफ्रीका के 4 मुख्य भूमि के देश प्लस एक द्वीपीय देश, टोटल 5 देशों से यह गुजरती है। 5 देश कौन कौन से हैं हम उनकी बात करेंगे। यह है नामीबिया, सेकंड है बोत्सवाना, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा है मोजाम्बिक, और लास्ट में है मेडागास्कर। मेडागास्कर। तो यह इस तरह से तीनों रेखाएं जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो हमारा यहां से एक प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप को लेके कि कौन कौन सी रेखाएं यहां से गुजरती है, पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगली बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी को लेके कि अफ्रीका की ज्योग्राफी को लेके क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की। यह पूरा हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है,
इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी विशेषता है ज्योग्राफिकली जो भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा भौगोलिक विशेषता आपको अफ्रीका महाद्वीप को लेकर मिलती है, और अफ्रीका महाद्वीप के भौगोलिक विशेषताओं के कारण भौगोलिक जो है प्रश्न भी सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप को लेकर बनते हैं। तो हम एक एक इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख पर्वत की, कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एटलस पर्वत की। एटलस पर्वत, तो देखिए हम एटलस पर्वत की यदि बात करें तो सबसे पहले एटलस पर्वत कैसा है। तो देखिए, एटलस पर्वत हिमालय की तरह एक नवीन पर्वत है, एक नवीन पर्वत है, या जिसको हम बोलते हैं नवीन वलित पर्वतमाला है। सेकंड, इसका विस्तार, कि इसका विस्तार कहां कहां है। तो इसका विस्तार 3 देशों में मुख्य रूप से है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। यह, और तीसरा, इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है। तो देखिए, यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यह इस तरीके से फैला हुआ है। यह पर्वत है एटलस पर्वत, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है टॉपकल। टॉपकल कई जगह ये लिखा हुआ है ट्यूबकल, दोनों ही सही है। टॉपकल या ट्यूबकल, जो कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, इसका जो प्रमुख पर्वत है वह है ड्रैगन्सबर्ग। ड्रैगन्सबर्ग जो दूसरा पर्वत है, हम इसकी बात करेंगे। ड्रैगन्सबर्ग, यह दक्षिण अफ्रीका में जो है स्थित पर्वत है, जो कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम पर्वत है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आकस सोर्सिस। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आकस सोर्सिस, जो कि ड्रैगन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी बात करेंगे तो यहां का जो प्रमुख पर्वत है वह है कैमरून पर्वत। कैमरून पर्वत, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है और एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण भी है कैमरून पर्वत। वहीं एक और पर्वत हमें यहां मिलता है, जिसको हम बोलते हैं किलिमंजारो। मंजारो, यह तंजानिया में स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह किलिमंजारो कहलाती है। और यहां अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और यह प्रश्न अभी हाल ही में आरएस मेंस में, आरएस प्री 2018 में था, कि मैच करने में पूछा गया था, और किलिमंजारो को मैच करना था कि इसका संबंध किस देश से है। तो यह पूछा गया था, किलिमंजारो तंजानिया में है, जो कि
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर एक और जो है पर्वत है जिसको हम बोलते हैं केन्या पर्वत। केन्या पर्वत। तो इस तरह से ये मुख्य मुख्य जो है अफ्रीका के पर्वत है, जिसमें एटलस पर्वत जो कि एक नवीन पर्वत का उदाहरण है, और केन्या और किलिमंजारो यह दोनों ज्वालामुखी पर्वत हैं। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। और वहीं ड्रैकन्सबर्ग जो कि एक जो है अफ्रीका का दक्षिणतम पर्वत है। तो यहाँ पर्वतों को लेके भी हमारा प्रश्न बनता है, तो हम उन बता सकते हैं कि कौन कौन से इसमें पर्वत हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की नदियों को लेके कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ की प्रसिद्ध है और उनको लेके किस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम नदियों की बात करें तो सबसे पहले जो नदी आती है, यहाँ की मुख्य जो नदियाँ हैं, इसमें है एक तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई हम लोग कहते हैं कि विश्व में सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ अफ्रीका के मध्य से प्रारंभ होकर भूमध्य सागर तक जाती है। दूसरी हम बात करें कि यहाँ से ऐतिहासिक प्रश्न भी बनता है जिसको हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता या इजिप्ट की सभ्यता का जो विकास किस नदी के किनारे हुआ है। तो कई बार हम बोलते हैं कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं। ऐसे कई ऐतिहासिक प्रश्न भी हम लोगों से पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। फिर यहाँ की जो दो नदियां हैं, एक कांगो और एक है आपके लिपोम्पो या लिपम्पो नदी, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो दूसरी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और वहीं यहाँ की एक प्रसिद्ध नदी है ऑरेंज नदी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऑरेंज फ्री स्टेट जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वह ऑरेंज नदी के किनारे किनारे पाए जाते हैं। तो उनको लेके भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो अफ्रीका की नदियों की इंपॉर्टेंस है कि यहाँ विशेष प्रकार के जो है जलवायु का निर्माण इन नदियों की वजह से भी कई बार होता है। तो उसके या ये कह सकते हैं जलवायु की तो नहीं, यहाँ विशेष मैदानों का निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि विशेष प्रकार की, जैसे एक प्रश्न हम लोगों से बहुत बार पूछा जाता है मक्का त्रिभुज स्थित है, तो मक्का त्रिभुज के हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये इस तरीके से नदियों को लेकर हम चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नदियों की बात करेंगे। अफ्रीका की यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नील नदी की। तो देखिए, नील नदी की बात करते हैं तो सबसे पहले नील नदी का उद्गम स्थल। तो नील नदी एक झील है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जिसको कहते हैं विक्टोरिया झील। नील नदी एक झील है जिसको कहा जाता है विक्टोरिया झील। इस झील से इसका उद्गम स्थल होता है और यह युगांडा से दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र से होती हुई जो है भूमध्य सागर में जाके गिरती है। साथ ही एक और यहाँ झील है इथोपिया में जिसको कहा जाता है टाना झील। यहां से भी एक नदी निकलती है, वह भी नील नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अंतर है, एक श्वेत नील है, सफेद नील नदी, और एक नीली नील नदी, ब्लू नील नदी। और यह दोनों इस स्थान पर मिलती है। उस स्थान को कहा जाता है खार्तूम। खार्तूम जो कि उत्तरी सूडान की राजधानी भी है। उत्तरी सूडान में खार्तूम नामक स्थान पर मिलती है और इसके बाद यह मिस्र में जाती है। जब यह मिस्र में जाती है
तो मिस्र में यह एक झील का निर्माण करती है और इस झील को कहा जाता है नासिर झील। नासिर झील। और जैसे ही यह नासिर झील से निकलती है, इसके पानी को रोककर एक बांध बनाया गया है और इस बांध को कहा जाता है अस्वान बांध। अस्वान बांध। तो देखिए, यदि हम बात करें एक स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा, तो यह है आपका मिस्र। यह है उत्तरी सूडान। यह है दक्षिणी सूडान। और यह है युगांडा। तो यहां से जो प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि नील नदी का उद्गम स्थल, तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। जब यह विक्टोरिया झील से निकलती है तो यहां श्वेत नील नदी के नाम से जानी जाती है, श्वेत नील नदी। और टाना झील से जो दूसरी नदी निकलती है उसको कहा जाता है ब्लू नील नदी। और यह दोनों खार्तूम में जहां मिलती है, इसके बाद इसको कहा जाता है नील नदी। और यह अंत में जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है भूमध्य सागर में, और फाइनली भूमध्य सागर में घिर जाती है। और इसी नील नदी के किनारे एक बंदरगाह स्थित है जिसको कहते हैं अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, जो कि नील नदी के मुहाने पर भूमध्य सागर में स्थित है। तो प्रश्न आता है, इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील, समाप्ति स्थल भूमध्य सागर, और इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 6650 किलोमीटर, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी। लंबी नदी। और जब यह मिस्र में जाती है तो यह एक झील का निर्माण करती है, नासिर झील। तो हमें पूछा जा सकता है कि नील नदी के द्वारा किस झील का निर्माण किया जाता है? नासिर झील का। या यह प्रश्न बन सकता है कि नासिर झील स्थित है, तो यह स्थित है मिस्र में, और वहीं पर ही एक बांध बनाया गया है जिसको कहा जाता है अस्वान बांध। अस्वान बांध जो कि नील नदी पर मिस्र में है। फिर इसकी विशेषताओं को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो हम उनकी बात करते हैं। नील नदी को बारे में यह कहा जाता है कि नील नदी को नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। और यह सबसे पहले कहा था इतिहास के जनक हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस ने ही सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस ने ही मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। तो हमारा प्रश्न कई बार पूछा आता है कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, और यहीं पर ही
नील नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ जिसको हम बोलते हैं मिस्र या इजिप्ट की सभ्यता। इजिप्ट की सभ्यता। और कई बार हम लोगों से पूछा जाता है मिस्र के पिरामिड किस नदी के किनारे हैं। तो मिस्र के पिरामिड भी जो है नील नदी के किनारे स्थित है। तो नील नदी को लेके यह प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से नील नदी को लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी नदी की बात करेंगे जिसको हम कांगो या जायरे नदी के नाम से जानते हैं। हम बात करें यदि कांगो नदी की, तो इसको लेके भी कई प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं, जिसका जो सबसे चर्चित प्रश्न है वह है कि विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए हम स्ट्रक्चर देखें भूमध्य रेखा का, तो भूमध्य रेखा के बारे में हमने अभी ही चर्चा की थी कि यहां इस तरीके से गुजरती है और यह जो क्षेत्र है यह कहता है कटंगा का पठार। यह क्षेत्र है, इसको कहा जाता है कटंगा का पठार। कटंगा के पठार से जो है कांगो नदी निकलती है इस तरीके से और यह अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। कांगो या इसको कहा जाता है जायरे नदी। और इस नदी पर 2 जलप्रपात स्थित है। कई बार हम लोगों से पूछे जाते हैं स्टैनले और लिविंगस्टोन। तो देखिए इस पर 2 जलप्रपात है। एक को कहा जाता है स्टैनले जलप्रपात और दूसरा है उसे कहा जाता है लिविंगस्टोन। तो यह भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं कि स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कहाँ है। और इसकी जो कांगो नदी की यदि हम विशेषता की बात करें, कांगो या जायरे नदी, तो स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही हम एक और बात करेंगे दूसरी नदी की जो कि कटंगा के पठार से ही गुजरती है और कटंगा के पठार से जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए जो है हिंद महासागर में गिरती है, जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी को लेके भी हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं।
तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम जाम्बेजी की बात करें तो जाम्बेजी नदी भी कटंगा के पहाड़ से निकलती हुई जिम्बाब्वे और इसकी सीमा बनाते हुए इस तरीके से हिंद महासागर में जाके गिरती है। या जिसको कहा जाता है मोजाम्बिक जल संधि। जाम्बेजी नदी। तो यहां से एक जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, यह है जाम्बिया। जाम्बिया और यह है जिम्बाब्वे। इन दोनों की सीमा बनाकर यह मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर में घिरती है और इस पर जो है एक जलप्रपात स्थित है जिसको कहते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। कई बार पूछा जाता है विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जाम्बिया में। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। वहीं जो है जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध के बारे में कई बार पूछा जाता है, करीबा बांध। करीबा बांध। तो देखिए कटंगा के पठार से दो नदियां निकलती हैं, एक उत्तर से जो है जाकर पूर्व की ओर आती है, पश्चिम की ओर आती है और एक पूर्व की ओर जाती है जिसमें एक जाम्बेजी है और दूसरी है कांगो नदी। और इन दोनों नदियों को लेके कई प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और जो है मुख्य नदियां हम उनकी बात करते हैं कि और क्या इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी नदी है वह है नाइजर नदी। नाइजर नदी मुख्य रूप से नाइजर से निकलती है और नाइजर से निकलने के बाद नाइजीरिया के रास्ते जो है गिनी की खाड़ी में गिरती है। गिनी की खाड़ी, और यह नदी है नाइजर नदी। और नाइजर नदी पर जो है नाइजीरिया में एक बांध बनाया गया है जिसको कहा जाता है केंजी बांध। केंजी बांध जो कि नाइजर नदी के बारे में। और जो नाइजर नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि नाइजर नदी के आसपास जो है पेट्रोलियम के भंडार होने के कारण इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछा जा सकता है तेल नदी, ऑयल रिवर के नाम से किसे जाना जा सकता है? तो नाइजर नदी को पेट्रोलियम के भंडार होने के कारण। नाइजर नदी के किनारे पेट्रोलियम के भंडार के कारण इस क्षेत्र को जो है या इस नदी को तेल नदी या ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक और नदी है, हम उसकी भी बात करते हैं, वह है ली पुम्प नदी।
तो देखिए लीपुम नदी की हम बात करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं मक्कर रेखा की। देखिए मक्कर रेखा इस तरीके से गुजरती है। यहां मक्कर रेखा गुजरती है और यह जो नदी है यह इस तरीके से चलती, यह है लिम्पोपो, या कई जगह लिखा जाता है लिम्पोपो नदी। और इसकी जो यह है मक्कर रेखा। यह दक्षिण अफ्रीका के ड्रैगन्सबर्ग जो पर्वत है वहां से यह निकलती है और मक्कर रेखा को काटती है। तो इसकी विशेषता होती है मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में 3 ही नदियां हैं जो किसी रेखा को 2 बार काटती है। एक तो हमारे राजस्थान की माही नदी, दूसरी अफ्रीका की कांगो नदी और तीसरी ही अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। इसके बाद एक और नदी है उसकी भी हम बात करेंगे कि ड्रैगन्सबर्ग के पर्वत से निकलने के बाद वो जो है अटलांटिक महासागर में आती है, उसका नाम है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी यह भी दक्षिण अफ्रीका की नदी है और इस नदी के किनारे किनारे जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऑरेंज फ्री स्टेट क्या है, तो ऑरेंज फ्री स्टेट का संबंध है यूरेनियम से, कि यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ऑरेंज फ्री स्टेट हम इसकी बात यहां करते हैं। ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट जो है ऑरेंज नदी के किनारे यूरेनियम के भंडार क्षेत्र है। तो यह मुख्य रूप से जो है अफ्रीका की नदियां थी जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। पहले हमने नील नदी को लेके पढ़ा कि उसके क्या प्रश्न बनते हैं, फिर कांगो नदी को, फिर नाइजर, ऑरेंज और जो है लिम्पोपो नदी। अब हम बात करते हैं मरुस्थल को लेके कि यहाँ कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल वह इसी क्षेत्र में पाया जाता है या इसी महाद्वीप में पाया जाता है, इसलिए मरुस्थलों का महाद्वीप की भी संज्ञा इसको दी जाती है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल है। तो देखिए मरुस्थल की यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहारा के मरुस्थल की। सबसे पहला मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। यह अफ्रीका के कुल 11 देशों में फैला हुआ है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हम अपने भारत और पाकिस्तान में फैले या हमारे पश्चिमी राजस्थान में फैले थार के मरुस्थल की बात करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है सहारा का मरुस्थल, जो कि इस तरीके से अफ्रीका के लगभग 11 देशों में यह फैला हुआ एक बड़ा मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल।
सहारा मरुस्थल। वही हम दूसरे मरुस्थल की बात करें अफ्रीका की, तो दूसरा जो अफ्रीका का प्रमुख मरुस्थल है वह है कालाहारी मरुस्थल। दूसरा मरुस्थल है यह है कालाहारी मरुस्थल। यह अफ्रीका के 3 देशों में फैला हुआ है, मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। लेकिन कई बार इसका जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक विस्तार है वह इसका नामीबिया में है। सर्वाधिक विस्तार इसका बोत्सवाना में है। सर्वाधिक विस्तार से पूछा जाए कि कालाहारी का सर्वाधिक विस्तार है तो बोत्सवाना में है। और इस मरुस्थल में एक पक्षी पाया जाता है शतुरमुर्ग। तो ये कई बार प्रश्न आता है क्योंकि शतुरमुर्ग श्रेणी का एक पक्षी हमारे थार के मरुस्थल में पाया जाता है जिसको हम गोडावण कहते हैं, और एक ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में भी पाया जाता है जिसको हम एमू के नाम से जानते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा यह प्रश्न कालाहारी को लेकर पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप पूछा जाए तो अफ्रीका, और पर्टिकुलर यदि सबसे ज्यादा विस्तार पूछा जाए तो बोत्सवाना। लेकिन सामान्यतः यह 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। बात करते हैं तीसरा मरुस्थल की यहां का है, उस मरुस्थल का नाम है नामीबिया का मरुस्थल। नामीबी मरुस्थल। नामीबिया मरुस्थल मुख्य रूप से नामीबिया में फैला हुआ है, और इस मरुस्थल का जो सबसे बड़ा कारण है वह है बेंगुला धारा। हम लोगों ने बेंगुला धारा की बात की थी कि यह अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी धारा है, और ठंडी धारा इसके किनारे किनारे बहने के कारण यहाँ पर एक शुष्क जलवायु प्रदेश का निर्माण होता है और एक मरुस्थल का निर्माण है। तो यह हमारा प्रश्न बन सकता है कि नामीबिया मरुस्थल के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है, तो वह है बेंगुला धारा, जो कि अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है जो इसके सहारे सहारे इस तरीके से चलती है। तो कहीं न कहीं हमारा जो एक प्रश्न बनता है वो धाराओं को महाद्वीपों से जोड़ के पूछता है, तो पूछा जा सकता है कि यह किस तरह का है। तो ये प्रमुख 3 मरुस्थल हम लोगों को मिले। इन मरुस्थल में कुछ जनजातियां भी निवास करती है, तो हम जब जनजातियों की बात करेंगे तो उनकी भी बात करेंगे। जैसे सहारा की बात करेंगे तो सहारा के जो है मरुस्थल में बुद्धू जनजाति निवास करती है। वहीं कालाहारी की बात करें तो यहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है, तो उसकी भी बात करेंगे जब हम जनजातियों को लेकर टॉपिक की बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख झीलें कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में जो झीलों का जो मुख्य निर्माण हुआ है उसके लिए उत्तरदायी कारण है महान भ्रंश घाटी। हम उसकी बात करते हैं कि इसको भविष्य का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, या महान भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है, और उसके साथ साथ अफ्रीका की झीलों के बारे में बात करेंगे, झीलों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी झीलें मुख्य रूप से पाई जाती है और उनको लेके किस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे झीलों को। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अफ्रीका की यदि हम झीलों की बात करें कि कौन कौन सी झीलें हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे विक्टोरिया झील की।
फर्स्ट झील है विक्टोरिया झील। सेकंड झील की हम बात करेंगे जिसको कहते हैं टंगनिका झील। तीसरी यदि हम झील की बात करेंगे तो उसको कहा जाता है मलावी झील। चौथी हम झील की बात करें तो यहां एक झीलों की श्रेणी पाई जाती है। टंगनिका के जस्ट ऊपर की बात करेंगे किबू झील। किबू के ऊपर यदि हम बात करेंगे तो एडवर्ड झील, और इसके ऊपर यदि हम बात करेंगे तो यह मिलेगी हमको एल्बर्ट झील। और वहीं हम मिस्र में बात करेंगे जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की थी, नासिर झील की। और एक और झील यहाँ की प्रमुख झील है, वह है चाड झील। चाड झील यह यहाँ की मुख्य झीलें। और एक झील है जिसको हम तुर्कान झील, और एक झील हम और बात करेंगे टाना झील की। यह अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य झीलें हैं। इनके नाम की बात करें तो सबसे पहले यह झील है नासिर झील। नासिर झील यह मिस्र में स्थित है और इसका निर्माण नील नदी द्वारा किया जाता है। सेकेंड हम झील की बात करें तो दूसरी झील है जिसको टाना झील के नाम से जाना जाता है, टाना झील, और यह इथोपिया में है। और यहां से ब्लू नील नदी निकलती है। ब्लू नील नदी का यह उद्गम स्थल है। तीसरी हम झील की बात करें तो उसका नाम है तुर्कान झील या रुडोल्फ झील। तुर्कान या रुडोल्फ झील यह केन्या में है। चौथी झील की बात करेंगे तो यह है मलावी झील। मलावी झील मलावी में। इसी तरह से हम एक और झील की बात करेंगे, यह जिसको टंगनिका झील कहा जाता है। टंगनिका झील यह तंजानिया, मलावी और यह जो देश है वह है जाम्बिया, तीनों के से सीमा बनाती है। इसके ऊपर जो झील है यह झील कहलाती है कीबू झील। इसको ऊपर की झील है यह है एडवर्ड झील, और इसके ऊपर यह झील है यह कहलाती है एल्बर्ट झील। तो यह मुख्य रूप से एक झील है। और यह जो झील है जिसकी बात हम कर रहे हैं यह झील है चाड झील, और यह मुख्य रूप से चाड में, लेकिन 4 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून।
इन चारों देशों की सीमा पर यह स्थित है चाड झील। तो यह यहाँ की मुख्य झील है। अब बात करते हैं इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, यह वैज्ञानिक भूगोल वेदाओं का यह मानना है या भौगोलिक संरचना के आधार पर कहा जाता है कि एशिया के मृत सागर से जो है इसके सहारे सहारे एक पूरी मलावी तक भ्रंश घाटी पाई गई है। इस तरह से एक भ्रंश घाटी है। यह एक पूरी भ्रंश घाटी है वाई के आकार की, जिसको कहा जाता है महान भ्रंश घाटी। यहां से प्रश्न बन सकता है हमारा, इसको कहा जाता है महान भ्रंश घाटी। पूछा जा सकता है महान भ्रंश घाटी स्थित है किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। और महान भ्रंश घाटी का मतलब है कि यहां पर प्लेटों की अपसरण, प्लेटों के एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्तार, अपसरण से एक प्लेट अपसरण की बात करेंगे तो देखिए, एक प्लेट यहां और दूसरी प्लेट यहां, इन दोनों प्लेटों में अपसरण यानी एक दूसरे से विपरीत दिशा में जो है गति के कारण बीच में एक भ्रंश का निर्माण हुआ है। भ्रंश एक दूसरे की विपरीत दिशा में, जिसको कहा जाता है अपसारी गति या अपसरण। अपसरण या अपसारी गति के कारण एक प्लेट और दूसरी प्लेट एक दूसरे के जो है अलग हुई और उसके कारण यहाँ भ्रंश का निर्माण हुआ और उस भ्रंश के सहारे सहारे जो है जल के जमाव से इन झीलों का निर्माण हुआ। यद्यपि विक्टोरिया झील की बात करें तो वह भ्रंश क्षेत्र में नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यदि भौगोलिक परिवर्तन ऐसे ही होता रहा तो यह भाग पूरा एक अलग हो जाएगा, यह भाग पूरा एक अलग हो जाएगा और इसलिए इसको जो है भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है कि यदि ये अलग हुए, यदि इनमें अपसरण होता रहा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और एक यह एशिया के मृत सागर से मलावी तक पूरा यह एक भाग है और भ्रंश क्षेत्र का निर्माण करता है। इसलिए प्रश्न आता है कि महान भ्रंश घाटी स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें मुख्य झीलें हैं एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीबू झील, टंगनिका झील, मलावी झील, तुर्कान झील और टाना तक की ये पूरा जो क्षेत्र है ये सब इसके अंतर्गत आता है। और इसी के बीच में जो एक ये झील स्थित है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह मुख्य झील है जिसको कहते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कहें या विश्व की दूसरी सुपीरियर झील के बाद में दूसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील की। यदि बात करें तो विक्टोरिया झील के संदर्भ में यह लिखा जाता है विक्टोरिया झील यह विश्व की दूसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। साथ ही यहां से नील नदी भी निकलती है, जिसकी बात हम लोगों ने की कि नील नदी का उद्गम स्थल है वह विक्टोरिया झील से। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी है कि भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। भूमध्य रेखा भी इस झील से गुजरती है। उसका हम स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो विक्टोरिया जो है भूमध्य इस तरीके से जो है भूमध्य रेखा भी इस झील से गुजरती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा से विक्टोरिया झील से कौन सी या विषुवत रेखा किस झील से गुजरती है, तो वह विक्टोरिया झील से गुजरती है। और यह सबसे बड़ी होने के कारण इसे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन ग्रेट लेक्स है, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स किसे कहा जाता है? विक्टोरिया झील को जो है अफ्रीकन ग्रेट लेक्स की संज्ञा भी दी
जाती है। तो इस तरह से झीलों का यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महान सीमा भ्रंश का अंग नहीं है, तो विक्टोरिया झील महान सीमा भ्रंश का अंग नहीं है, इससे यह अलग है जहां से नील नदी निकलती है पूर्ण रूप से। तो इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों को लेके, यहाँ के मैदानों को लेके। देखिए यहाँ के मैदानों की बात करें या कह सकते हैं घास के मैदानों की, तो यहाँ दो तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं उपोष्ण घास के मैदान, जिनको सवाना कहा जाता है। अफ्रीका में जो उपोष्ण घास के मैदान या जिसको कहा जाता है कठोर घास के मैदान, जो कठोर घास के मैदान है उनको अफ्रीका में सवाना कहा जाता है या उपोष्ण घास के मैदान है। वहीं यहां पर जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान जो जिन्हें कहा जाता है वेल्ड, इसकी भी बात हम लोगों ने कर रखी है लास्ट लेक्चर में, इनको कहा जाता है वेल्ड। यह मुलायम घास के मैदान है, मुलायम घास के मैदान है वह है वेल्ड, और कठोर घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। अब इनकी स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो देखिए अफ्रीका की जो जलवायु है वहां के घास के मैदानों का निर्धारण करती है। तो देखिए कैसे घास के मैदानों का निर्माण करती है। तो सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि भूमध्य रेखा जो कि अफ्रीका से गुजरती है, यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आसपास व्यापारिक पवनों के कारण इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके यदि चारों ओर आगे की बात करें, इसके चारों ओर, तो यह जो क्षेत्र है यहां पर उपोष्ण घास पाई जाती है सवाना। और तीसरी बात करें तो उपोष्ण घास के बाद में यहां जो जलवायु पाई जाती है यह मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, यहां पाई जाती है मरुस्थलीय। तो देखिए यहां पर आपको सहारा का मरुस्थल मिलेगा पूरा, और यहां पर आपको कालाहारी और नामीबिया का मरुस्थल मिलेगा। और इसी के दक्षिण की बात करें तो इस क्षेत्र में जो है शीतोष्ण घास पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसको कहा जाता है वेल्ड। तो इस तरह से अफ्रीका की जलवायु में विविधता मिलेगी कि जहां मध्यवर्ती भाग है वहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, जिसको कांगो बेसिन के नाम से हम जानते हैं कि कांगो बेसिन में जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या जिनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, वर्षा वन कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन में मिलेंगे। वहीं उपोष्ण भाग में कांगो बेसिन के उत्तर की ओर या दक्षिण है तो सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाएगी, जिनको कहें उपोष्ण घास के मैदान या सवाना घास के मैदान, जो कि कठोर घास के मैदान हैं। वहीं इसके उत्तर में यदि हम जाएंगे तो वहां हमें मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी। तो सवाना के ऊपर आपको मिलेगा सहारा का मरुस्थल, मुख्य रूप से सहारा, और दक्षिण में मिलेगा
कालाहारी, नामीबिया और कालाहारी। यह मरुस्थल हम लोगों को मिलते हैं। और उसके दक्षिण में यदि हम जाएं तो शीतोष्ण घास के मिलेंगे, ये जिनको कहा जाता है वेल्ड या मुलायम घास के मैदान। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान वो कहलाते हैं वेल्ड। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इनको हम डाउन्स के नाम से, यदि हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इनको पंपास के नाम से, उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो इनको प्रेजिट के नाम से, और यूरेशिया की बात करेंगे तो हम इनको स्टेपिज के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट जो है पिछले जो है वीडियोज में इनके बारे में भी जाना था। अब हम बात करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन से खनिज और कौन कौन सी चीजों के लिए यह अफ्रीका जाना जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम 2-3 चीजें एक साथ करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ यह किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे खनिजों को लेके कि कौन कौन सा क्षेत्र अफ्रीका का खनिजों के लिए जाना जाता है। तो आप लोगों को ये जान में कि अफ्रीका जो है मुख्य रूप से हीरे और सोने के लिए जाना जाता है। कि जोहान्सबर्ग की जो खाने हैं, जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है या शहर है जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग का जो है पार्ट है वो स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की एक खान है किम्बरले की खान, जिसकी चर्चा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संबंध में की थी कि जब ऑस्ट्रेलिया में हम लोग पढ़ रहे थे तो हम किम्बरले का पठार पढ़ते हैं, जबकि खान जो है वह है दक्षिण अफ्रीका में जो हीरे की जो सबसे बड़ी खान है वो हीरे के लिए जानी जाती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं ऑर्गलेबी की खान भी है जो हीरे के लिए जानी जाती है, लेकिन जो सबसे अच्छा हीरा है वह अफ्रीका का माना जाता है जो है किम्बरले की खान। यहाँ पर एक जो है यह क्षेत्र जो है तांबे के लिए भी जाना जाता है, जिसका है कटंगा का पठार। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि तांबा के क्षेत्र में चाय भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर जो है नाइजीरिया को ताड़ का देश कहते हैं, तो जैतून के लिए ट्यूनीशिया जाना जाता है। तो इस तरह से हम हर एक क्षेत्र, नाइजर नदी को हम पेट्रोलियम क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से कहाँ कहाँ कौन कौन से निकलते हैं तो हम उनकी बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम खनिजों को लेके, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर मुख्य उत्पाद, कृषि उत्पाद कौन कौन से होते हैं। खनिजों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण को, सोने को लेके बात करेंगे। और स्वर्ण में यह क्षेत्र, यह पूरा देश है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका का जो यह क्षेत्र है ये कहलाता है वेट वाटर्स रैंड, वेट वाटर्स रैंड, जो कि जोहान्सबर्ग में स्थित है। अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, वहां पर स्थित है। यह देश है दक्षिण अफ्रीका। और यह क्षेत्र स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है। स्वर्ण भंडार, सोने के भंडार के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है वो जोहान्सबर्ग का वेट वाटर्स रैंड जो है जाना जाता है। वहीं आपको दूसरा एक और क्षेत्र मिलेगा जिसकी हम बात करेंगे, यह क्षेत्र, यह भी दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है और इसे कहा जाता है किम्बरले की खान। किम्बरले की खान, और यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका का दो जो क्षेत्र है, वेट वाटर सैंड और जो है किम्बरले की खान, जहां हीरा और जो है स्वर्ण भंडार के लिए जाने जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं
एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, कटंगा का पठार। देखिए हम लोगों ने यहां बात की थी, यह भाग जो कि कांगो गणराज्य में स्थित है, इसको कहा जाता है कटंगा का पठार। कटंगा का पठार, और यह कांगो गणराज्य जिसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है, कांगो गणराज्य में स्थित है और यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से जो है वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसी बीच एक और यहां देश है जिसको हम बोलते हैं जिम्बाब्वे। यह है जिम्बाब्वे का एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है वंकी क्षेत्र। वंकी क्षेत्र यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए जिम्बाब्वे का वंकी क्षेत्र। तो यहां पर मुख्य रूप से इनके खनिजों की जो है बहुलता है और इनके इसी तरह से पेट्रोलियम के लिए नाइजर नदी भी जानी जाती है। तो ये प्रमुख यहाँ के खनिज हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख कौन कौन से जो है उत्पाद यहाँ होते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रमुख उत्पादों की बात करेंगे कि कौन कौन से उत्पाद यहाँ के प्रसिद्ध हैं और कौन कौन सी जनजातियां यहाँ की जो है निवास करती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे केन्या को लेके। यह है केन्या, और केन्या जो है वह चाय के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा चाय होती है वो होती है केन्या में। दूसरी यदि हम बात करें तो वह करते हैं हम जैतून के लिए। तो जैतून के लिए यह जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया। तीसरा हम बात करते हैं नाइजीरिया को। यहाँ ताड़ के तेल के लिए प्रसिद्ध है नाइजीरिया। और वहीं एक और क्षेत्र है, यह क्षेत्र यह कहलाता है मक्का त्रिभुज। वेल्ड प्रदेश, वेल्ड प्रदेश मक्का त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो कहीं न कहीं हमारे जो है कृषि उत्पाद को लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से कृषि उत्पाद जो यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहीं यहाँ एक जो महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद और पाया जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि तंजानिया के दो द्वीप है, एक का नाम है पेम्बा और दूसरा है जिंजीबार। ये दो जो है द्वीप है तंजानिया के।
तंजानिया। तंजानिया के ये जो दोनों द्वीप है यह लौंग के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इसकी चर्चा हम पहले द्वीपों में कर चुके हैं कि पेम्बा और जिंजीबार तंजानिया में के द्वीप जो लौंग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह मुख्य रूप से कृषि उत्पाद जो है यहाँ पर है। फिर यहाँ कुछ जनजातियां निवास करती हैं और जनजातियों को लेकर जैसा प्रश्न आज भी पूछा गया था, एक जनजाति के बारे में पूछा गया था कि ये जनजाति भारत की किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो कहीं न कहीं यह प्रश्न हमारे जो है विश्व के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर किसी जनजाति का नाम दे, और उसके बारे में पूछा जा सकता है कि यह जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है या किस क्षेत्र में निवास करती है। तो अफ्रीका की जनजातियों की हम बात करते हैं तो अफ्रीका की जनजातियों में मुख्य रूप से आपको बुशमैन है, जुलू है, पिग्मी है, बद्दू है, बंतू है, मसाई है, और भी कई छोटी जनजातियां मिलती है। तो इसलिए यहाँ की जनजातियों का क्षेत्र भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बात करेंगे उसके बाद प्रमुख जनजातियों की कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी जनजातियां कहां कहां निवास करती हैं। यदि हम जनजातियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहारा के मरुस्थल की। तो जो ये सहारा का मरुस्थल है पूरा, इस सहारा के मरुस्थल में बद्दू जनजाति निवास करती है। अफ्रीका के सहारा के मरुस्थल में जो निवास करती है वह बद्दू जनजाति। सेकंड हम बात करते हैं यहां पर जिसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कालाहारी मरुस्थल। यदि हम कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से जनजाति निवास करती है बुशमैन। तीसरी जो जनजाति है वह निवास करती है इस क्षेत्र में, जिसको कहा जाता है कांगो बेसिन। यह है कांगो बेसिन, और कांगो बेसिन में दो जनजातियां निवास करती है, एक तो पिग्मी और एक बंतू। तीसरी यदि बात करें तो वह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो जनजाति निवास करती है उसको कहा जाता है जुलू। जुलू जनजाति वह दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। वहीं एक और जनजाति है जिसका कहते हैं मसाई जनजाति। मसाई जनजाति जो कि पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति निवास करती है। और वहीं दो और जनजातियां जिनकी हम चर्चा करेंगे, एक जनजाति हाउसा। हाउसा क्या है? हाउसा है नाइजीरिया के जो कृषक जनजाति है, कृषक जनजाति कहलाती है हाउसा। और दूसरी है फुलानी। फुलानी यह नाइजीरिया की पशुपालक जनजाति है। तो इस तरह से यह अफ्रीका महाद्वीप की कुछ जनजातियां हैं जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती है, जिसके संदर्भ में हमें बहुत बार पूछा जाता है जो है कालाहारी की बुशमैन जनजाति का संबंध किससे है, या पिग्मी या बंतू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में की जो है निवास करने वाली मुख्य जनजातियां इन क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये था हमारा पूरा एक अफ्रीका महाद्वीप को लेके क्या क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं, किस तरह से हमारे प्रश्न बन सकते हैं, उन सब की हम लोगों ने एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की है।
और यहाँ से जिन स्थानों को चर्चा का विषय माना जा सकता है तो उसमें विशेष रूप से यहाँ की भौगोलिक विशेषता ही हमारा प्रश्न होती है। तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की जितनी चर्चा करें उसमें भौगोलिक विशेषताओं को लेकर जो प्रश्न मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि एक तो यहाँ के प्रमुख पर्वत है जैसे एटलस और किलिमंजारो को लेकर पूछा जाता है। दूसरा एक जो प्रश्न बनता है यहाँ की नदी नील नदी, कांगो नदी और लिपंपू या ऑरेंज नदी, नाइजर नदी को लेकर प्रश्न बनता है नदियों को लेके। तीसरा प्रश्न यहाँ की झीलों को लेके जिसमें मुख्य रूप से नासिर झील है, विक्टोरिया झील है, मलावी झील है, तुर्कान टाना झील है और चाड झील है, इनको लेके प्रश्न बनता है। उसके बाद यहाँ के प्रमुख जो है विद्युत परियोजनाएं जो भी है जल विद्युत परियोजनाएं जिसमें एक तो है अस्वान बांध, दूसरा है केजी बांध और तीसरा है करीबा बांध, इसकी भी हमने बात की। फिर यहाँ प्रमुख जो है जल प्रपात है जिसमें हमने बात की स्टेनले, लिविंगस्टोन और विक्टोरिया जलप्रपात, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ की जनजातियों को लेके और उसके बाद जो बात करते हैं वहाँ के मरुस्थल को लेके हमारे प्रश्न बनते हैं। इसी बीच एक और प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि हम लोगों ने जब महान भ्रंश घाटी की बात की तो महान भ्रंश घाटी में एक 8 ज्वालामुखी जो है एक 8 ज्वालामुखी की एक श्रेणी है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि यह कहां पर स्थित है और कौन कौन से, उसके संदर्भ में एक वहां का प्रमुख वरंगा माउंटेन के नाम से जानते हो, आपसे पूछा जा सकता है वरंगा माउंटेन क्या है। और वरंगा माउंटेन एक 8 सक्रिय ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है जिसमें मुख्य नियरांगो एक ज्वालामुखी है, उसके बारे में हम लोगों से नियरागांगो ज्वालामुखी एक सक्रिय है उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको भी मैं बताना चाहूंगा कि यह क्या है। तो देखिए हम लोगों ने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया था। सबसे पहले एक झील, दूसरी झील, तीसरी झील, चौथी झील और पांचवी झील। सबसे पहले को नाम दिया था आपने अल्बर्ट, दूसरे को नाम दिया था आपने एडवर्ड, तीसरे को नाम दिया था आपने किबू, चौथे को टंगानिका और टंगानिका और मलावी। यह 5 झीलों की हमने एक बात की थी। इन्हीं झीलों के मध्य जो एडवर्ड और किम्बू है यहां पर एक 8 ज्वालामुखी की एक श्रेणी पाई जाती है जिसको कहा जाता है वरंगा माउंटेन। और वरंगा माउंटेन में ही नियरागांगो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हम लोगों से यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वरंगा माउंटेन क्या है, तो ये भी है। और इस तरह से आज का हमारा ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप समाप्त होता है। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.